नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। अब देखना शुरू कर चुके हैं बहस जरूरी है। बहस क्यों जरूरी है ये अब आप समझ चुके होंगे, क्योंकि बिना बहस के लोकतंत्र में कभी भी कोई भी समाधान निकलना मुश्किल है। क्योंकि सरकारें चुनाव जीतने के बाद जैसे ही सत्ता में बैठती हैं वो भूल जाती हैं कि पीछे उनके जनता भी हैं और उनके लिए क्या ज़रूरी है। अपनी ही सुस्त चाल से कछुए की चाल में चलता है पूरा ये संसाधन और सिस्टम। अब इस सिस्टम को जगाने की ज़रूरत है, झकझोरने की ज़रूरत है। खास करके अभी आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी और संकट के दौरान बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आई और कई चीज़ें एक्सपोज हुई। इस पर हम लगातार आपके सामने तथ्यों को रख रहे हैं और इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं कि बहस जरूरी है। लगातार हमने तथ्यों के आधार पर आपको ये बताने का प्रयास किया है कि क्यों बहस जरूरी है, किस तरह से सरकार जो बातें कह रही हैं वो आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। कौन पहुंचाएगा? विपक्ष अपनी भूमिका कैसे निर्वहन करेगा और सरकार को कितना ज़्यादा प्रभावित करेंगे। इन सब बातों को लेकर के हम आपको तथ्यों के आधार पर बातें रखते आ रहे हैं। बहस जरूरी है। आज हम जो विषय लेकर के आए हैं उस विषय ने और ज़्यादा गंभीर बना दिया है कि बहस बहुत जरूरी है। गंभीर इसलिए हो गया है कि दावा सब कर रहे हैं कि हम बिहार से बाहर फंसे प्रवासी लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आपने शुरू में देखा होगा कि किस तरह से प्रवासी मजदूरों को, प्रवासी लोगों को बिहार वापस लाने के लिए सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। सरकार के हाथ खड़ा करने के बाद विपक्ष अपनी भूमिका में आ गया था और विपक्ष दबाव बनाने लगा था। उसका नतीजा ये हुआ कि एक बेहतर माहौल बना उन लोगों के लिए जो बाहर फंसे हुए थे और उन लोगों के आने का रास्ता तैयार हो गया। सरकार ने तब ये कहा कि उनके पास संसाधन नहीं है और बसों से नहीं आ सकते हैं। उसके बाद सरकार को दबाव बना विपक्ष के तरफ से और विपक्ष ने कहा कि आपके पास पूरी सिस्टम है, आपके पास ट्रेनें हैं, आप लोगों को ला सकते हैं। उसके बाद सरकार का ध्यान उधर गया और सरकार ने ट्रेनों का परिचालन श्रमिक एक्सप्रेस के रूप में शुरू किया और इसके एवज में कुछ विशेष पैसे भी वसूल करने लगे सुविधा के नाम पर। तब हाथ खड़े कर दिए सरकार ने कि वो किराया नहीं दे सकते हैं, उनके पास संसाधन नहीं है। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सब बातें आपके लिए बहुत जरूरी हैं कि जब संकट में आप होते हैं तो आपके साथ कौन खड़ा होता है, क्या सिस्टम है और सिस्टम कैसे आपको वैसे छोड़ देता है जैसे कोई भी सौतेली मां अपने बच्चों को छोड़ दिया करती है। बिल्कुल सौतेला व्यवहार होता है और आप पूरी तरह से तड़फड़ाते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं, दाने दाने को मुहताज रहते हैं और दुनिया को दिखाने के लिए कुछ अलग तरह की बातें शुरू की जाती हैं। आप व्यवहारिक जीवन से सरकार को भी जोड़ करके देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और तब सरकार ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, लोगों को अपने हिस्से का किराया देना होगा। लोग तब भी तैयार हो गए, भूखे प्यासे लोग जिनके पास कोई साधन नहीं थे, कहीं से पैसे का इंतजाम करके लोग ट्रेनों पर सवार होने के लिए अपना नाम दर्ज कराने लगे। लेकिन दर्ज कराने की प्रक्रिया में भी बहुत सारी बातें सामने आ गई। दर्ज कराने का सिस्टम इतना ज़्यादा पेचीदा था, इतना सुस्त था, इतना मुश्किल भरा था कि लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। जिन लोगों को अपना नाम तक लिखने नहीं आता, अनस्किल्ड लोग हैं जो रोज दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं, उनको पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें समझ नहीं है इन सब बातों की और ना ही बिहार सरकार ने उन्हें स्किल्ड करके भेजा था कि वो सरकार के सिस्टम को समझ पाते। समस्याएं गंभीर होती चली गई और विपक्ष फिर एक बार सामने खड़ा हुआ और विपक्ष ने जब दबाव बनाना शुरू किया तो सरकार ने कहा कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं। केंद्र सरकार ने जो नियमावली बनाई थी उसमें यह कहा गया था कि राज्य सरकारें नोडल एजेंसी बनाकर अलग अलग राज्यों से लोगों को वापस लाएं। मैं पूरी बातें इसलिए कह रहा हूं कि इस पर एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है नीतीश कुमार के एक पुराने सहयोगी, जिसको नीतीश कुमार अपना सबसे अभिन्न अंग मानते थे और अपने बाद कुर्सी के सेकंड नंबर के दावेदार मानते थे। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं क्योंकि जब आपका बहुत करीबी व्यक्ति जो आपके साथ स्ट्रेटजी बनाता हो, आपको सत्ता में बैठाने का और सत्ता तक ले जाने का आपके साथ श्रम करता हो, मेहनत करता हो, योजनाएं बनाता हो, तो उसे आपकी अच्छी और बुरी सब बातें पता होती हैं। अगर वो आपके मर्ज को पहचानता है तो निश्चित रूप से इलाज भी उसके पास है, क्योंकि वो आपके इलाज में सहयोगी रहा है। प्रशांत किशोर ने लगातार नीतीश कुमार को पिछले 4-5 महीनों से जिस तरह से टारगेट करना शुरू किया है
वो बातें अब स्पष्ट रूप से ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनके सिस्टम में बड़ा गैप हो गया है, और वो गैप पता भी चल रहा है। बार बार नीतीश कुमार को अपने ही बातों से पलटी मारना पड़ता है, ये भी हमने आपको कई एपिसोड में बताया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जहां विपक्ष के लोग, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं भी तैयार हूं, कांग्रेस का कहना है कि मैं पैसे दे रहा हूं, मेरे पैसे से लोग आ रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बिहारियों को भेजने के लिए मैंने ट्रेन का पैसा दिया है, उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं तेजस्वी यादव। फिर बातें सामने आती हैं कि नहीं, उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, वो दे कैसे सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर चढ़ बैठते हैं। जदयू के लोग भी उस बात का को कॉन्डेम करते हैं और कहते हैं कि ये सरासर झूठ है, और इन सब बातों का खुलासा होता है। इन सब के बीच बिहार सरकार के मुखिया कोई जवाब नहीं देते हैं। इससे पहले आपने सुना होगा कि एक बातें टीवी चैनलों पर चीख चीख करके भारत सरकार कह रही है कि वो 85% अनुदान दे रही है, प्रवासी लोगों को वापस भेजने के लिए 15% राज्य सरकारें दे रही हैं। अगर ऐसी बातें थी तो फिर रेलवे विभाग को पैसा जमा करने की बात कहां थी? एडवांस में पैसा जमा करने की बात बहुत सारे राज्यों से की जा रही है। पंजाब से मजदूर जो आ रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो उनका पैसा पंजाब सरकार ने पेमेंट किया है जो बिहार वापस आए हैं। गुजरात में भी कांग्रेस का कहना है कि गुजरात से जो ट्रेनें वापस आ रही हैं उन गुजराती मजदूरों का जो बिहार के हैं उनके लिए पैसा पेमेंट हमने किया है। आपने ट्रेनों के कई डब्बों में देखा होगा ये पूछते हुए कि आपको पैसा किसने दिया, तो सोनिया गांधी और कांग्रेस ने दिया। इन सब बातों के बाद प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में बहुत सारी बातें मिलजुल करके सामने आ रही हैं। इन सब बातों पर हंगामा बरपा हुआ है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार अभी तक स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जब अपने आप को घिरता हुआ पाया या फिर योजनाएं उनके समझ में आने लगी कि अब आगे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने किराया देने की भी बात कही थी और इसके साथ साथ क्वारंटाइन सेंटर से लोगों के निकलने के बाद 500 रुपया अलग से देने की भी बात कही थी। ये सब बातें पब्लिक डोमेन में हैं। लेकिन अब जो प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है वो ट्वीट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। प्रशांत किशोर ने लिखा है कि रेलवे 85% सब्सिडी दे रहा है, केंद्र पैसे ले नहीं रहा और राज्य तो किराए के साथ कई अन्य सुविधाएं देने का दावा कर रहा है। अब तो विडंबना ये कि विपक्ष ने भी सबका किराया देने की बात कही है। अगर सब लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो मजदूर इतने बेबस क्यों हैं और उनसे ये पैसा ले कौन रहा है? निश्चित रूप से सवाल गंभीर है। इसीलिए हमने आपसे कहा है कि बिहारियों का जबरदस्त ढंग से, बेबस बिहारियों का, हम बेबस शब्द इसलिए यूज किए हैं, प्रयोग कर रहे हैं कि जो लोग हमारे पास फोन कर रहे हैं, आपके पास भी फोन आ रहे होंगे। यदि आप सार्वजनिक जीवन में हैं या फिर आप समाज के किसी भी वर्ग में हैं तो निश्चित रूप से आपके पास भी ये बातें सामने खुल करके आई होंगी कि बाहर फंसे मजदूर, हम फंसे इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग काम करने गए थे, रोजी कमाने गए थे, वो लोग घरों में लॉकडाउन में फंस गए हैं और उनके पास खाने पीने तक की सामग्री या वस्तुएं नहीं हैं। 45 दिनों से लगातार वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं और सरकार उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर के ट्वीट के बाद एक बार फिर से बिहार में सियासी बवंडर छिड़ गया है और इस बवंडर में जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि आखिर इन बिहारी लोगों को कौन क्वेश्चन मार्क हमने रखा है कि आखिर कौन सपोर्ट करेगा, कौन सपोर्ट कर रहा है। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो फिर ये लोग बेबस क्यों हैं, लाचार क्यों हैं और इसका जवाब कौन देगा? मददगार हैं सभी तो फिर इतने अत्याचार क्यों हो रहा है, लोग परेशान क्यों हैं? इसका सवाल का जवाब निश्चित रूप से सरकार को देना चाहिए और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि बहस बहुत ज़रूरी है। अगर बहस नहीं होगा तो तथ्य सामने नहीं आएंगे और विपक्ष का काम है कि वो बहस करे और ये बातें निश्चित रूप से आम जनता को बताए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है और जब मालिक कष्ट में हो तो नौकर को कोई अधिकार नहीं है कि वो उसके लिए वजीफा ले, सैलरी ले या फिर तनख्वाह ले। आप समझ सकते हैं कि लोगों के दिए हुए पैसे पर, लोगों के दिए हुए टैक्स पर सरकारें चलती हैं, सरकार के लोगों को वेतन मिलता है और इन सब के बाद जो लोग कमा करके सरकारों को देते हैं, सरकार को खड़ा करते हैं, सरकार की योजनाएं चलती हैं, वही लोग आज परेशान हैं।
दुख में हैं, कष्ट में हैं, कौन इनका सपोर्ट करेगा, कौन इनका साथ देगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर प्रशांत किशोर ने ये सवाल खड़ा किया है तो इस सवाल का जवाब सभी को देना चाहिए, चाहे वो विपक्ष हो या फिर पक्ष हो। नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव के लिए भी एक बड़ा मौसम है या मौका कहिए कि आ चुका है। चुनाव भी होने वाले थे, होंगे भी, और इन चुनावों में लोग क्या फैसला करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो अभी वर्तमान में वक्त चल रहा है वो एक बात की तरफ इशारा जरूर कर रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से लोगों का रुझान कमा है, घटा है, और इसका दंश निश्चित रूप से वर्तमान सरकार को झेलना पड़ेगा। वैसे भी इस सरकार के पास अपने जनाधार शायद नहीं है। जो 2015 में लोगों ने, बिहार के लोगों ने जनादेश दिया था, आज वो जनादेश नहीं है। वोट हालांकि लोगों ने ही दिया था, सबको वोट दिया था, जो भी विधानसभा में हैं उन सारे लोगों को चुन करके भेजने वाली बिहार की जनता है। पर बिहार की जनता ने ये फैसला नहीं किया था कि एनडीए की सरकार बने। बिहार की जनता का फैसला था कि महागठबंधन की सरकार बने, और इस महागठबंधन की सरकार में मुखिया तो नीतीश कुमार थे, मुखिया आज भी नीतीश कुमार हैं, पर नीतीश कुमार जो 2015 से 2017 के बीच में थे वो नीतीश कुमार नज़र नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने फैसलों को बार बार बदलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये साबित करता है कि नीतीश कुमार मजबूर हैं, और इस मजबूरी को लेकर के यदि प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, मदन मोहन झा, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी जैसे लोग प्रश्न खड़े करते हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार में कमियां हैं, क्योंकि इतने सारे लोग नहीं बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को लेकर के टारगेट कर रही है, उनके योजना, नीति और कार्यशैली पर प्रश्न खड़े कर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार को एक बार फिर से आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए और अंतरात्मा को जगाना चाहिए। कैसा लग रहा है आपको, ये बहुत ज़रूरी है, ज़रूर बताएंगे। यदि आपके मन में कोई विचार है तो ये कमेंट बॉक्स है, इसमें ज़रूर लिखिएगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, या आपके मित्रों ने नहीं किया है, आपके संबंधियों ने नहीं किया है, आपके परिचितों ने नहीं किया है, तो उन्हें भी बता दें कि सब्सक्राइब कर लें। बगल में घंटी है, उसे दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो आपको बिना किसी शुल्क के, बिना किसी पैसा के, मुफ्त में, फ्री में आपको सारी खबरें आपके घर तक पहुंच जाएंगी। फिर मिलते हैं, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।